हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी आपके लिए लेकर के आते हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक न्यूज और हर एक अपडेट। इसी श्रृंखला में मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूं बीएचयू बीएससी बायोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। तो बीएचयू बीएससी बायोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हम 3 स्टेप जानेंगे कि हमें कैसे पेपर को सॉल्व करना है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले का जो हमारा टाइम है उसको हम कैसे यूज करें, और उसके बाद हम जानेंगे कि जैसे हमने वो टाइम यूज किया पढ़ाई में उसके बाद हम क्या करें। और तीसरा स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम एग्जाम हॉल में एग्जाम रूम के अंदर कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले मैं ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अपने पहले स्टेप पे, जो कि है कि हम एग्जाम से एक दिन पहले का यूज कैसे करें। देखिए, एग्जाम से एक दिन का पहले का टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो रिवीजन का टाइम होता है। उसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने जाएंगे आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा और आप जो इंपॉर्टेंट चीजें उनका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी चीजें हमें रिवीजन करनी है, कौन सी जरूरी है, ये डिपेंड करता है कि कहां से मार्क्स ज्यादा हमें मिल रहे हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा है। तो इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स जो है, फिजिक्स में आप सेमीकंडक्टर जरूर पढ़ के जाए। सेमीकंडक्टर इसका काफी ज्यादा वेटेज है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आपका समय भी नहीं जाएगा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर को जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कुछ इजी क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाए जो आपको बाद में हानि पहुंचाएंगे। तो इसीलिए आप ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाए। इसके साथ ही फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स जो है वो जरूर पढ़ के जाए, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के जाएं। और इसके साथ फिजिक्स में आपको इसके अलावा जो पढ़ना है वो हो सकता है कुछ फॉर्मूले जो आपके लिए काफी ज्यादा याद करने में दिक्कतें आई है या फिर आपको ढंग से नहीं याद है, तो ऐसे फॉर्मूलों को आप देख करके जरूर जाएं। तो फिजिक्स जो है आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है, आप सेमीकंडक्टर रिवाइज कर लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज कर लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो आप जरूर देख के जाएं। एक बार फॉर्मूले जरूर देख के जाएं, क्योंकि एग्जाम में जो कई क्वेश्चंस आएंगे वो सीधा फॉर्मूले बेस्ड होंगे, उसमें कहीं आपको दिमाग अपना नहीं लगाना है। तो सिर्फ आप फॉर्मूले ना याद होने की वजह से हो सकता है वहां आपको नुकसान हो जाए, तो इसीलिए फॉर्मूले एक बार जरूर देख के जाएं। ये बात रही फिजिक्स की। इससे आगे हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम रिएक्शन याद रखने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन जरूर पढ़ के जाएं। नेम रिएक्शन आप जानते हैं 12th की एनसीईआरटी की जो आपके 4 चैप्टर हैं वो आप जरूर देख के जाएं। उससे ज्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। बाकी तो आपने जो साल भर मेहनत किया है वो आपका नतीजा वो तो आएगा ही, लेकिन जो आपको रिवीजन जो करके जाना जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नेम रिएक्शन पढ़ के जाएं। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें हम, तो इनऑर्गेनिक में आप सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जाएं। पीरियोडिक टेबल की एक बार जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो भी हैं वो आप जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये 2 चैप्टर आप जरूर रिवीजन करके जाएं, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको एक बार पढ़ के जरूर जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको रिवीजन करना है वो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। तो ये सारी बात रही केमिस्ट्री के बारे में। इसके बाद अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? तो बायोलॉजी में आपको सबसे मेन जो टॉपिक होता है प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी, इसको एक बार रिवीजन करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है शायद एग्जाम में। तो इसीलिए एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट डाइवर्सिटी आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पे, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल। तो सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये सब आप पढ़ के जा सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि यही पढ़ना है, क्योंकि मैंने ये अपने एनालिसिस पे बताया है, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और अगर आप इनको नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। और अगर आप इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उतना आपके पास समय नहीं होगा कि आप उतना ज्यादा पढ़ के जाएं और आप एग्जाम में पूरा का पूरा कर पाए। तो इसलिए आपको ये चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आपके एग्जाम से पहले आपके पास बहुत कम समय होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ज्यादा देर तक पढ़ाई भी नहीं करनी है। अगर आपका एग्जाम जैसे 17 को एग्जाम है तो आपको 16 की रात के 10 बजे
से ज्यादा पढ़ाई कभी नहीं करनी, किसी हाल में नहीं करनी है। तो आपको जो भी सुबह, दोपहर या शाम का समय है उसी में आपको पढ़ाई को अपना कवर करना है। और जितना कुछ मैंने बताया आपको उतना रिवीजन करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया इतना चैप्टर, क्योंकि आप ज्यादा ना पढ़ें, ज्यादा पढ़ना आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। होता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने लास्ट टाइम तक पढ़ा है, आपने सुबह तक जाग के पढ़ा, आप एग्जाम में जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से डायरेक्ट टकरा जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ता शायद मेरा लॉस हो जाता, मेरा बहुत फायदा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। 2-3 आपने अपने 2-3 क्वेश्चन के फायदे के चक्कर में आपका काफी नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि अगर आप पूरा टाइम पढ़ के जाएंगे तो आपका मेंटली जो प्रिपरेशन है वो काफी खराब रहेगा और आपको काफी इजी क्वेश्चन, काफी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी और आप इजी क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे। तो इसलिए आपको पढ़ाई से बचना है। हो सकता है कई लोगों को रात में देर तक जागने की आदत होती है, वो जल्दी ना सोते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप देर तक जागे, मत सोइए, लेकिन आप पढ़िए मत। रात के 10 बजे के बाद आप मत पढ़िए, जितना पढ़ना है उससे पहले पढ़िए, ताकि एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में, एग्जाम रूम में आपसे गलतियां ना के बराबर हो। गलतियां होती हैं पर ना के बराबर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि आपको एग्जाम से पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो ध्यान से लेकर के जाना है। आपको याद रहे आपके साथ बॉल पेन जो है होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक। उसके अलावा आपके साथ जो आपने फॉर्म के टाइम पे जो अपनी आइडेंटिटी जो दी है वो आप जरूर लेके जाएं, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो, वो आप जरूर लेके जाएं। ये चीजें थी एग्जाम के बारे में कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या करना है। उसके बाद हम लास्ट अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है और आप सभी की उत्सुकता भी सबसे ज्यादा इसी में रही होगी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। तो देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने का हो सकता है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। आपने जो साल भर जो तरीका अपनाया है, आपको लगता है वो बहुत बेहतर है, उससे आपका मार्क्स अच्छा आता है, तो वही अपनाइए, क्योंकि अगर आप एकदम से कुछ नया करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं जो बताने जा रहा हूं वो मेरी सोच है, अगर आप उसे अप्लाई करना चाहें तो जरूर कीजिए, पर मैं अभी वापस से वही कहना चाहूंगा कि अगर आपका पहले का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि उसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट है, तो आप वही अपनाइए, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो बताने जा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, आपका पेपर है 2 घंटे 30 मिनट का, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर है, मतलब आपको, और आपके पास क्वेश्चंस कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास है 150। तो आपको पेपर कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये लेकर के चलना है कि आपको पहले एक सेफ जोन में आना है। सेफ जोन में कैसे आना है कि आपके पास फिजिक्स में कितने क्वेश्चन है, फिजिक्स में आपके पास क्वेश्चन है 50, केमिस्ट्री में आपके पास कितने क्वेश्चन है 50, और बायो में आपके पास कितने क्वेश्चन है 50। तो अगर आपने साल भर या फिर जितने भी टाइम आपने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की है, तो इतना मैं मान के चलता हूं कि आप काफी कुछ सही कर ले जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम में जब हमारे पास 2.5 घंटे, इसको सही से यूज करना है। इसमें हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट राउंड लेके चलना है। फर्स्ट राउंड क्या, फर्स्ट राउंड हमें लेना है कि जिसमें हमारा नेगेटिव ना के बराबर हो, कम से कम हो। क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपका जो शुरू का जो टाइम होता है, शुरू के 1 या 1.5 घंटे का जो टाइम होता है, उस समय हमारा दिमाग बहुत ही तेजी से और बहुत ही शार्प तरीके से काम कर रहा होता है, और उस समय जो हमारी गलतियां होती है वो ना के बराबर होने की संभावना होती है। उस समय साइकोलॉजी यही कहती है कि आप स्टार्टिंग में जब आप बैठते हैं एग्जाम में, तो शुरू का जो आपका जो टाइम होता है, उस टाइम आप गलतियां ना के बराबर करते हैं। जो भी गलतियां होती है वो जो है वो लास्ट टाइम में या फिर बीच के टाइम में होती है आपकी। तो शुरू का जो आपका टाइम है वो आपको इफेक्टिव टाइम जो है वो आपको पॉजिटिव मार्क्स दिलाएगा, और उसमें आपको नेगेटिव नहीं करनी है। उसमें नेगेटिव लोग कर जाते हैं, कैसे कर जाते हैं, क्योंकि अगर आपने उस टाइम में कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की जो टफ हैं, या फिर जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, या फिर जो आपको नहीं आ रहा है, उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका शुरू से 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, जिसमें आपका माइंड बहुत ही शार्प काम करने वाला है, उस टाइम को आप गंवा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने में जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे ही वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम खत्म होगा, आपकी नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए वो 1 से 1.5 घंटे का यूज आप किसमें करेंगे, पॉजिटिव मार्क्स लाने में। वो कैसे, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि सबसे पहले मैं आता हूं बायो पे, क्योंकि जाहिर सी बात है बायो वाले बच्चे होते हैं तो लगभग यही है कि सबसे पहले बायो करते हैं, सबसे इजी उनके लिए यही होता है। तो आप क्या करेंगे कि आपको लेकर के चलना है कि शुरू से 1 से 1.5 घंटे के अंदर मुझे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जिस पे मैं 101% श्योर हूं। अगर आपको बायो कोई क्वेश्चन ऐसा पढ़ने में, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही, तुरंत छोड़िए उसे,
ऑप्शन पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तुरंत छोड़िए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तुरंत छोड़िए, टिकना है ही नहीं, आपको एक पल के लिए भी नहीं सोचना है, हम बाद में सोच लेंगे। इसलिए मैं आपको ये राउंड बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हमको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। जिस क्वेश्चन को आपको देखते ही तुरंत माइंड में स्ट्राइक करे, क्वेश्चन पढ़ते ही कि आंसर ये, और आपने ऑप्शन में देखा हाँ मिल गया, तो उसको आप कीजिए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो आपको बायो में से 50 में से आपको 30 क्वेश्चन कम से कम आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि आप बिल्कुल श्योर होंगे कि आंसर आपको मिल गए। बाकी जो 20 क्वेश्चन उसे छोड़ दीजिए। अभी आप उसके मन में आ रहा होगा कि सर बायो में 50 में से 30 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन छोड़ दें, तब तो क्या नंबर आएगा, बायो में तो सब 45 49 क्वेश्चन करके आते हैं। जी नहीं, मैं अभी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन आपको सही करने के लिए कह रहा हूं, जिस पे आप कंफर्म है, जिस पे आपको 1% भी रिस्क नहीं है। उसके अलावा फिर हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री भी अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपको 50 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको एक बार में आंसर दिख रहा होगा। अगर वहां भी अगर आपको 20 क्वेश्चन, मैंने यहां देखी बायो में छोड़ दिया आपको 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑप्शन में दिक्कत है या मुझे इसके क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है, उसे तुरंत छोड़िए। 50 में से 20 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसा हो ही नहीं सकता जहां आपको डाउट आ रहा हो या दिक्कत बहुत ज्यादा हो। 20 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ इजी निकालने। तो आपने 30 यहां से निकाल लिए। मान लीजिए अगर आप फिजिक्स, आपकी कई लोग की वीक होती है, मैं वीक लेकर के चलता हूं, तो भी अगर आप फिजिक्स में ढूंढेंगे, सिर्फ ढूंढना है आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं। जो और लोगों से आपको कुछ अलग करना है, ये जरूर ध्यान में रखिए आप, क्योंकि अगर सभी लोगों जैसा आप भी अपना समय इसमें गवाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, कौन सा टफ है उसको मैं करूं, और उसमें अपना टैलेंट शो करने लगेंगे, तो आपके लिए गलत होगा। आपको टैलेंट शो करना होता है एग्जाम से पहले, तैयारी में। एग्जाम के टाइम पे आपको अपना टैलेंट शो नहीं करना है, वहां पे आपको आपका दिमाग, आपकी चालाकी शो करनी है। तो वहां सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिए जिस पे आप 100% कंफर्म हो। अपना टाइम वेस्ट ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए जिस पे कि टाइम लगे या गलत होने की चांसेस हो, या फिर आपको ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। तो फिजिक्स में आपको 50 में से ऐसे मैं मान के चलता हूं कि 20 क्वेश्चन कम से कम ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं या थ्योरेटिकल हैं, जिन्हें आपने पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर स्ट्राइक कर गए। तो आप देखेंगे इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 80। 150 में से आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और इसमें हम टाइम देख लेते हैं कितना हमारा टाइम लगेगा। बायो के लिए मैं मान के चलता हूं 30 क्वेश्चन जो है इसमें आपको 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन मैं 30 मिनट मान लेता हूं, तो ये आप हो गए 50 मिनट। और फिजिक्स में 20 क्वेश्चन के लिए मैं मान लेता हूं 40 मिनट। इससे ज्यादा टाइम तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं लगेगा। अगर आपने पढ़ाई की है तो इससे ज्यादा टाइम कभी भी नहीं लगेगा। ये मैंने मैक्सिमम टाइम ले लिया है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह आप देखेंगे टोटल आपके पास हो गए 90 मिनट्स। 90 मिनट्स आपने पेपर के ये 80 क्वेश्चन सॉल्व करने में खर्च कर दिए, पर आपने ये नहीं देखा कि आपने ये आपका कितना इफेक्टिव रहा। जैसे ही आपने ये काम किया, आप एग्जाम में बैठने वाले 40,000 बच्चों में से 39,000 बच्चों से आगे आ चुके हैं। आपने 39,000 बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। वो कैसे? क्योंकि 80 into 3 आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो ये हो गए 240 नंबर। और 240 नंबर मेरे दोस्त बहुत ही सेफ नंबर होता है। इतना अगर 40,000 बच्चे एग्जाम में बीएचयू एंट्रेंस में बैठते हैं तो 1,000 बच्चे ये नंबर ले आ पाएंगे, या फिर 1,000 से भी मैं कम कहूं उनका ये नंबर आएगा। तो इसलिए आप जैसे आपने ये स्कोर किया तो आपने 39,000 या 39,500 बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया। आप अपने सेफ जोन में आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको आगे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका रैंक सुधारने के लिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से, अगर आप अपना सही समय का यूज करेंगे, अपना सही दिमाग का यूज करेंगे और अपना टैलेंट क्वेश्चन में, जो हार्ड क्वेश्चन है उनको करने में, या फिर क्वेश्चंस को वेस्ट करके जो भी ऑप्शंस है उसमें अपना दिमाग लगाकर खर्च करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर आपने इसमें से छांट के कर लिए, जो बायो है उसमें से आपने छांट लिए 30 इजी क्वेश्चन छांट लिए जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, आपने देखा कि हाँ ये 30 तो कंफर्म मेरे है,
कि आंसर इनका कंफर्म यही होने वाला है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो आपके वो 30 हो गए, केमिस्ट्री में आपने ये 30 छांट लिए, 20 जो नहीं आ रहे कोई बात नहीं यार, आप ये क्यों सोचते हो कि और उन्हें 50 में से 55 क्यों, 50 में से 45 क्वेश्चन क्यों होंगे, 50 में से 49 क्यों होंगे, किसी ने केमिस्ट्री में से 50 में से 46 क्यों होंगे, 47 क्यों होंगे, क्यों सोचना है? आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो आपका सिलेक्शन किससे हो रहा है? आप सिर्फ और सिर्फ जो सही क्वेश्चन है उसको ढूंढिए। 30 क्वेश्चन बायो, 30 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स आपने जैसे ये किया, ये थोड़ा ऊपर नीचे ये हो सकता है किसी फिजिक्स और भी ज्यादा वीक होती है 15 हो जाए, हो सकता है बायो अच्छी हो तो 30 की वजह 35 हो जाए, 40 हो जाए, तो वो बात की बात है। लेकिन आपको जो अपने 90 मिनट्स का यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर्स के लिए करने हैं, जो आपके 240 नंबर करेक्ट दे जाए, उसके लिए आपको वो समय आपका यूज करना है। उसके बाद की हम बात करेंगे, उसके बाद जो है हमारे पास है और बचे हुए एग्जाम में 90 मिनट्स हमारे खर्च हो गए। अब जो बाकी का समय आपके पास बचा है, 1 घंटा जो भी आपके पास बचा है, उस 1 घंटे का यूज आप कैसे करेंगे? अब आप दोबारा से पेपर को रिव्यू करेंगे। अब आप फिजिक्स देखिए, अगर आपको लगता है फिजिक्स में मेरे कुछ क्वेश्चन और हो सकते हैं तो उन्हें देखिए, बायो जाइए, केमिस्ट्री जाइए, उसके अलावा जो आपको लगता है कि ये पोर्शन में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चंस हो सकते थे मुझसे अगर मैं दोबारा अटेम्प्ट करूं तो, अब आप उस पे जाइए जहां पे आपके ज्यादा छूट गए, जहां पे आपको पॉसिबिलिटी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाऊंगा, तो वहां आप अपने उस पोर्शन पे आप जाइए और उसके बाद उसे आप सॉल्व कीजिए, उसे आप सॉल्व कीजिए और ओएमआर भरिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप सेफ जोन में तो पहले ही आ चुके थे, और जो भी आपने अब 1 घंटे में, ऐसा तो है नहीं कि आप उस 1 घंटे में आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, उस 1 घंटे का भी आप यूज करेंगे तो 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर आप और बढ़ा पाएंगे। 30 नंबर भी बढ़ा पाए आप तो 270 260 नंबर आपके आ रहे हैं, जिसमें आपका यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म है। तो इसलिए इस तरह से आपको अपने पेपर का यूज करना है, आपको अपने समय का यूज करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में बता दो, अगर आपको लगता है कि जब आप इस सेफ रेंज में आ चुका है, आपको लगता है मेरा इतना तो हो चुका है मैं सेफ हूं, उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस लगते हैं जिसमें जैसे कि ऑप्शंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे आपने देखा 2-3 ऑप्शन सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर कुछ अलग सा आपको दिख रहा है ऑप्शंस को, कुछ कोई ऑप्शन काफी बड़ा सा है, तो ऐसे टाइप में आप वहां पे तुक्का भी मार सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड आंसर है मैक्सिमम टाइम प्रोबेबिलिटी होती है कि वही आंसर होगा, तो उसको आप मार सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अगर सेफ जोन में ही हूं, अगर थोड़ा इधर उधर मैं रिस्क लिया तो मेरे साथ ऊपर नीचे हो सकता है मेरे स्कोर में, तो आप रिस्क मत लीजिए और जितना आपको आता है सिर्फ उतना कीजिए। और आपको ये सब पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ये तो आप सब कर ले जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटलिटी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो कहना बहुत आसान होता है किसी के लिए कि कूल रहना, किसी चीज की चिंता मत करना, और पर इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, उससे कैसे बचे? क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उससे आपको बचना बहुत जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ऐसे किसी भी आदमी से बात ना करें जो आपका मोरल डाउन करता हो, जो आपको कहता हो एग्जाम टफ है, आप नहीं कर पाओगे, या फिर इतनी सीटें हैं, तो ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है आपको। सुबह आपको नाश्ता वास्ता करने के बाद जब आप एग्जाम के निकल रहे हो तो अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेके जाएं, भगवान का आशीर्वाद लेके जाएं, और एग्जाम से पहले आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये सोचने के लिए तैयार करें कि मुझे अपना बेस्ट देना है, सिलेक्शन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपको ये सोचना है मुझे अपना बेस्ट देना, आपको कभी ये नहीं सोचना कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कितने नंबर मेरे आएंगे, क्या कट ऑफ जाएगा, ये हम एग्जाम के बाद सोचेंगे। एग्जाम से पहले आप यही सोचेंगे कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे मैक्सिमम मैं जितना ला सकता हूं उतना नंबर मैं लेके आऊंगा, ताकि मुझे एग्जाम के बाद मुझे ऐसा फील ना हो कि यार मेरे कुछ नंबर और बढ़ सकते थे। अक्सर ऐसा होता है अगर आप एग्जाम के दौरान प्रेशर में रहते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन गलत होता है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता उसका अगर आप बाद में एग्जाम के बाद देखेंगे तो आपको उसका दुख नहीं होता है, पर जो इजी क्वेश्चन आपके गलत हो गए उसके लिए दुख होता है कि यार मेरे कुछ नंबर और बढ़ सकते थे, तो वो दुख आपको बाद में ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज के लिए कि यार मुझे सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, पहले मैं अपना 100% अपने पेपर को दूंगा। इस तरह से अगर आप मेंटलिटी रखते हुए अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर आप इस तरह स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आप जरूर एक अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे और एक सेफ जोन में होंगे। अगर आप अपने आप को नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव मार्किंग से दूर रख लिए तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास चल के आ जाएगा। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करता हूं और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपके रिजल्ट के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।